14 जून 2020 संडे की सुबह और मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके की माउंट ब्लैंक बिल्डिंग। यहाँ 6th फ्लोर पर एक फ्लैट है। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं और घर के अंदर एकदम सन्नाटा है। इस बीच घर में काम करने वाले नोकू जोसेफ ने दरवाजा खटखटाया। जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने सोचा थोड़ी देर बाद आते हैं। वो फिर से आया और उसने फिर से वही ट्राई किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। जब वो घर के बाहर खड़ा था तो वहां से जो लोग गुजर रहे थे उसने उनको बताया कि उसने कई बार दरवाजा खटखटा दिया है, बेल बजा दी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। लोग रुके और उन्होंने अंत में यही तय किया कि अब दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ दिया गया और अंदर लोग बेडरूम में गए और वहां जो दिखा वो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था। सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में छत के पंखे से लटके हुए थे। उनके गले में एक हरे रंग का कपड़ा बंधा था। 34 साल की उम्र और करोड़ों फैंस के फेवरेट एक्टर, वो शख्स जिसने पटना से मुंबई तक का सफर अपने दम पर तय किया था, उस सुबह उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई थी। पुलिस को खबर की गई और मुंबई पुलिस वहां पहुंची। दोपहर 12:15 पर वहां एम्बुलेंस पहुंची और डॉक्टर्स ने मौके पर ही उन्हें डेड घोषित कर दिया। मौत का अनुमानित वक्त लगाया गया सुबह 6 बजे के आसपास का। और बस यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो अगले कई सालों तक इस देश के हर कोने में गूंजती रही और आज भी सवाल बनकर सामने आ जाती है कि हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ। पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह, बिहार सरकार में ऑफिसर। मां का नाम उषा सिंह। परिवार में 5 भाई बहन, जिसमें सुशांत सबसे छोटे। 4 बड़ी बहनें, श्वेता, प्रियंका, मीतू और राखी। शुरुआती पढ़ाई पटना में ही हुई, पटना के डॉन बॉस्को स्कूल में। सुशांत बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। मैथ्स और फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट भी था और पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी उनको याद करते हैं तो कहते हैं कि बचपन में वो बहुत शांत और सोचने वाले किस्म के बच्चे थे। वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन किताबों से उनका गहरा रिश्ता था। और जब तक वो पटना में थे तो किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि एक दिन ये लड़का मुंबई की उस इंडस्ट्री में पहुंचेगा जहां पहुंचने के लिए लोग जीवन भर दांव लगाते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब 2002 में सुशांत ने अपनी मां को खो दिया। वो उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे। उस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। बड़ी बहन प्रियंका सिंह ने बाद में कई बार इस बात का जिक्र किया कि मां के जाने के बाद सुशांत बदल गया। अब मां के जाने के बाद सुशांत और उनके पिता दिल्ली आ गए। दिल्ली के सेंट कैरन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। इस बीच 12th में फिजिक्स ओलंपियाड में उन्होंने टॉप किया। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक आई उनकी, जिसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन उनका दिल कहीं और था। इस बीच उन्होंने दिल्ली में पहले श्यामक डाबर की डांस एकेडमी ज्वाइन की और फिर बाद में बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे अब वो थिएटर की तरफ बढ़ रहे थे। खासा लगाव हो गया था। इस बीच शिमला नेशनल थिएटर फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया और अब धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में वो पहुंचे और उन्होंने एक फैसला किया कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे। अपने पिता से उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि वो अब एक्टर बनना चाहते हैं। पिता को यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने सुशांत को रोका नहीं। और यही वो मोड़ था जहां से सुशांत सिंह राजपूत की असली कहानी शुरू होती है। दिल्ली से सीधे मुंबई चले जाने की हिम्मत उस वक्त बहुत कम लोगों में होती थी। अब ना तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई ताल्लुक और ना ही कोई गॉडफादर, मतलब ये डिसीजन बहुत टफ था। सुशांत मुंबई पहुंच गए और सबसे पहले उन्होंने शिमित अमीन के मशहूर थिएटर ग्रुप श्याम बेनेगल एक्टिंग स्टूडियो में काम किया। फिर वो बाल ठाकरे के नाटक में शामिल हुए और उन्होंने मुंबई में बाल थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। इसके बाद ऑडिशंस का सिलसिला शुरू हुआ और 2008 में उन्हें स्टार प्लस के एक टीवी शो में काम मिल गया। शो का नाम था किस देश में है मेरा दिल। इस शो में उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया, लेकिन उनके करियर का असली ब्रेक साल 2009 में आया जब एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के शो पवित्र रिश्ता में उन्हें लीड रोल मिल गया।
कैरेक्टर का नाम था मानव देशमुख। ये शो जी टीवी पर आया और पवित्र रिश्ता उन दिनों देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक था। रातों रात सुशांत का नाम हर घर में पहुंच गया। वो 6 करोड़ लोगों के घर में रोज आने लगे और इस दौरान इसी शो में उनकी को स्टार थी अंकिता लोखंडे। दोनों ने मिलकर एक बेहद पॉपुलर जोड़ी बना ली और जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी अब वो पर्दे के बाहर भी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। पवित्र रिश्ता में सुशांत 3 साल तक रहे और इस दौरान उन्होंने पूरे देश में खास जगह बना ली, लेकिन उनकी चाहत बड़े पर्दे की थी। टीवी उनके लिए एक सीढ़ी थी लेकिन मंजिल नहीं। और फिर 2012 में उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया और मुंबई के बॉलीवुड के लिए जुट गए। लगातार ऑडिशंस देने लगे, इंतजार करने लगे और उस दौर में अंकिता लोखंडे उनके साथ थी, लेकिन सुशांत का स्ट्रगल अकेला था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में किसी बाहरी के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। हर जगह या तो नेपो किड्स थे या फिर उनके यार दोस्त। लेकिन फिर एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अभिनव कश्यप और दिवाकर बनर्जी के साथ काम कर चुके डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने उनको साइन कर लिया। फिल्म का नाम था काई पोचे। चेतन भगत की नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित ये फिल्म 2013 में रिलीज हो गई। इश्क, क्रिकेट, दंगे और दोस्ती की कहानी। सुशांत ने इसमें ईशान भट्ट नाम के कैरेक्टर का रोल निभाया। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने खूब पसंद किया और पहली ही फिल्म में सुशांत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक टीवी का चेहरा नहीं बल्कि एक सॉलिड एक्टर भी हैं। अब काई पोचे के बाद सुशांत का करियर एक खास रफ्तार पकड़ने लगा। 2013 में ही उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस में काम किया, जिसमें उनके साथ परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर थी। ये फिल्म एक रोम कॉम थी, पर सुशांत की कॉमिक टाइमिंग सबको पसंद आ गई और 2013 में पीके में उन्हें एक छोटा रोल मिला लेकिन काफी इंपैक्टफुल, जो आज भी शायद हम सबको याद होगा, सरफराज। राजकुमार हिरानी और आमिर खान की फिल्म में होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। और फिर उसी साल डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी भी आ गई, जिसमें उन्होंने बंगाली जासूस का किरदार निभाया। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी खास नहीं चली। लेकिन इस फिल्म में सुशांत की एक्टिंग की तारीफ हुई और अब ये वो दौर था जब उन्हें इंडस्ट्री में उभरता हुआ सितारा माना जा रहा था। इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलना चाहते थे और डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी चल रही थी कि कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस थे जो उन्हें अपने प्रोजेक्ट से बाहर रख रहे थे। कुछ कास्टिंग के ऐसे किस्से थे जो बाद में खुद सुशांत ने अपने करीबियों को बताए, लेकिन उस वक्त ये सब पब्लिक नहीं था। 2016 में सुशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। नीरज पांडे ने उन्हें एक ऐसे रोल के लिए चुन लिया जिसे निभाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वो कैरेक्टर था महेंद्र सिंह धोनी का। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हो गई। पटना से रांची और फिर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम के कप्तान बनने तक का सफर। सुशांत ने धोनी की बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज, उनकी खामोशी, इन सबको इतना बखूबी पकड़ा कि ऑडियंस हैरान रह गई। फिल्म जबरदस्त चली और बॉक्स ऑफिस पर 216 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म को देखने के बाद खुद धोनी ने कहा कि सुशांत ने उन्हें बेहद सटीक तरीके से पर्दे पर उतारा है और यही फिल्म सुशांत के करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन गया। अब हर कोई उन्हें एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर के रूप में देखने लगा था। उस दौर में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पटना का एक लड़का एक दिन माही को पर्दे पर जिएगा। बहुत खुश थे वो, लेकिन जो खुशी थी उसके पीछे एक अंधेरा भी था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस बीच सुशांत और अंकिता लोखंडे का रिलेशनशिप 6 साल तक चला। पवित्र रिश्ता के दिनों से लेकर बॉलीवुड के उस शुरुआती स्ट्रगल तक अंकिता उनके साथ थी और लोगों को लगा कि एक परफेक्ट कपल है। लेकिन 2016 में ये रिश्ता टूट गया। किसी ने किसी पर आरोप नहीं लगाए और किसी ने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। बस एक दिन खबर आई कि अब दोनों अलग हो गए। अंकिता लोखंडे ने बाद में कुछ इंटरव्यूज में ये बताया कि ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत में बदलाव आने लगा था। क्या बदला था ये उन्होंने तफसील से कभी नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर था कि 2016-17 के आसपास से सुशांत के करीबी लोग बताते हैं कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी सोच बदल रही थी, उनका बिहेवियर बदल रहा था। कभी कभी बहुत ज्यादा बोलते थे तो कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाते। उनके करीब रह रहे लोगों ने बताया कि अब वो अकेलापन महसूस करने लगे थे। उस वक्त किसी ने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया, सोचा कि शायद ब्रेकअप का इफेक्ट होगा,
बाद में ठीक हो जाएगा। इस बीच 2017 में रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित नाटक में उन्होंने स्टेज पर काम किया। 2017 में ही उनकी फिल्म राब्ता आई, जिसमें उनके साथ कृति सेनन थी। फिल्म चली नहीं। 2018 में सोन चिरैया आई, जिसमें उन्होंने चंबल के एक डाकू का किरदार निभाया। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। अब 2018 में ही केदारनाथ आई, जिसमें वो सारा अली खान के साथ थे। ये फिल्म चली, लेकिन उतनी नहीं चली जितनी उम्मीद थी। अब इस दौर में सुशांत के साथ एक और बात रही थी जो धीरे धीरे पब्लिक होने लगी। कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म से उनका नाम हटने लगा। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म से उनका नाम पहले जुड़ा, फिर हट गया। ऐसा ही कुछ यशराज की फिल्म्स में भी हुआ। और ये एक वो वक्त था जब इन प्रोडक्शन हाउस की फिल्म से जुड़ना किसी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अब जब उनको ये मौके नहीं मिले तो ये सुशांत के लिए सिर्फ एक करियर का झटका नहीं था, ये उनके भीतर उस कमजोर कड़ी को और तोड़ रहा था जो पहले से दरकी हुई थी। हालांकि 2019 में छिछोरे आई, नितेश तिवारी की फिल्म। आईआईटी की दुनिया, कॉलेज के दिन, दोस्ती और इस बीच एक बेटे की जान बचाने की कोशिश। सुशांत ने इसमें अन्नी का रोल निभाया। इस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। और तो और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट हिंदी फिल्म। साथ ही सुशांत की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद 2019 में सुशांत की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो बाहर से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत तोड़ने वाला था। उनकी मैनेजर श्रुति मोदी और उनके 3 क्लोज एसोसिएट्स ने एक एक करके उन्हें छोड़ दिया। करीबी लोग अब उनसे दूर जा रहे थे। अब ऐसे में तो इंसान अकेला पड़ जाता है। और फिर उसी साल उनकी दोस्ती रिया चक्रवर्ती से हुई। रिया एक बंगाली हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस थी। मुझे रत्नागिरी का भोगाड़ उनकी एक फेमस फिल्म थी। दोनों की दोस्ती क्लोज हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। अब जनवरी 2020 तक रिया सुशांत के घर में ही रहने लगी थी। ये सब उस वक्त बाहर किसी को ठीक से पता नहीं था। 2020 की शुरुआत में सुशांत ने नई फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग पूरी की। ये फिल्म जॉन ग्रीन की नॉवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर आधारित थी। एक कैंसर पेशेंट और उसके प्यार की कहानी। फिल्म ओटीटी पर रिलीज होनी थी और इस बीच उनकी एक और फिल्म पाइपलाइन में थी। अब प्रोफेशनली तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन सुशांत के पिता केके सिंह और उनकी सिस्टर्स परेशान थीं। उनके पिता ने बाद में बताया कि सुशांत की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नवंबर 2019 में उन्हें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। सुशांत को क्लिनिकल डिप्रेशन था। उनके इलाज में कई दवाइयां शामिल थीं। इनमें से कुछ दवाइयां बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्रूशल साबित हुई। फरवरी 2020 में रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली गईं और वापस अपने परिवार के घर आ गईं। दोनों के बीच क्या हुआ था ये पब्लिकली कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन रिया के जाने के बाद से सुशांत और भी अकेले हो गए। अब 8 जून 2020 सुशांत की मौत से 6 दिन पहले मुंबई में एक हादसा हुआ। सुशांत की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट की बालकनी से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। वो भी मुंबई में थी और वो भी एक ऊंची इमारत की ऊंची मंजिल पर। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया। ये कहा गया कि दिशा की मौत की खबर सुनकर सुशांत टूट गए। हालांकि इस बारे में कभी कोई सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आया। अब 8 जून से 14 जून के बीच उनके घर पर कौन था, वो क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, ये किसी को नहीं पता। 14 जून की सुबह तक तो घर के लोगों ने कुछ अबनॉर्मल नोटिस नहीं किया था। उस वक्त देश कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन से गुजर रहा था। लोग ज्यादा मिलजुल नहीं पा रहे थे। पर यहाँ सुशांत के रूम का दरवाजा बंद था और जब खुला तो सब खत्म हो चुका था। सुशांत की मौत की खबर आई। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सुसाइड का मामला बताया। बांद्रा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने घर की जांच की। सुशांत के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घर में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था और पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में हुआ। मौत का कारण दम घुटना यानी एज़ोफिक्सिया बताया गया, जो हैंगिंग की वजह से हुआ। मुंबई पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड का मामला है और जांच उसी दिशा में जाएगी। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लिए। इनमें रिया चक्रवर्ती, करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान, अनुराग कश्यप और कई लोग शामिल थे। रिया चक्रवर्ती के बयान में उन्होंने बताया कि सुशांत क्लिनिकल डिप्रेशन में थे और उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा कि सुशांत के व्यवहार में काफी बदलाव आया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन इसी बीच सब कुछ बदल गया। 14 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर। एफआईआर में लिखा गया कि रिया ने सुशांत को मेंटली एक्सप्लॉइट किया, उनके पैसे का मिसयूज किया और उनकी मौत के लिए वो जिम्मेदार है। एफआईआर में धारा 341, 342, 380, 406, 420,
506 और 34 लगाई गई। इस एफआईआर के बाद बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची। उनका इरादा था कि अब वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी को मुंबई पहुंचने पर क्वारंटीन कर दिया गया। यह हवाला दिया गया कि ये कोविड-19 का प्रोटोकॉल है और ये बहुत जरूरी है। एक अजीब और कंट्रोवर्शियल स्टेप बन गया। दो स्टेट्स की पुलिस अब आमने सामने खड़ी थी। मामला एक, दो इन्वेस्टिगेशंस और बीच में सियासत। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले थे और सुशांत की मौत एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और मांग की कि मामले की जांच मुंबई पुलिस करे, बिहार पुलिस नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2020 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए और साथ ही रिया की याचिका और बिहार पुलिस की जांच दोनों को सीबीआई अब अपने हाथ में लेगी। सीबीआई के एंट्री के साथ इस मामले में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सीबीआई ने मुंबई में अपनी टीम उतारी और दोबारा से घर की जांच हुई। गवाहों के बयान दोबारा लिए गए। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात की गई। सुशांत के डॉक्टर सुजैन वॉकर से बात हुई और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सीबीआई ने आज तक इस इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है। अब ये सुसाइड है, मर्डर है या कुछ और, ये सवाल आज भी खुला है। लेकिन सीबीआई से पहले एक और एजेंसी मैदान में उतरी, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिया चक्रवर्ती पर आरोप था कि उन्होंने सुशांत के पैसे का मिसयूज किया है। ईडी ने रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन ईडी की जांच में कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरे मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में कहीं से ड्रग्स का जिक्र आ गया। सुशांत के घर में कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स और नुस्खे भी मिले थे और कुछ दवाइयां थीं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए थी। अब ईडी ने ये जानकारी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी। एनसीबी ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और अब बहुत कुछ पता चलने लगा। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के फोन से व्हाट्सएप मैसेजेस खंगाले। उसमें कुछ ऐसी चैट्स थी जिसमें कथित तौर पर ड्रग्स का जिक्र था। एनसीबी ने आरोप लगाया कि रिया और उनके भाई शौविक ने सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज की थी। अब एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया। फिर 8 सितंबर 2020 को रिया को भी अरेस्ट कर लिया गया। धारा लगी एनडीपीसी एक्ट की। रिया को मुंबई के बायकुला जेल में रख दिया गया और वो करीब 28 दिन जेल में रही। इसके बाद 7 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप इतने गंभीर नहीं हैं कि उन्हें बेल न दी जाए। रिया के भाई शौविक को भी अक्टूबर में ही जमानत मिल गई। अब ये पूरा घटनाक्रम देश में एक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो रिया को दोषी मान रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि बिना किसी ठोस सबूत के एक लड़की को सार्वजनिक रूप से बदनाम किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो मीडिया की भूमिका है वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले ही कुछ टीवी चैनल्स ने उन्हें दोषी करार दे दिया था। रोजाना घंटों डिबेट्स हो रही थीं, एंकर्स चिल्ला रहे थे और एक ऐसा माहौल जिसमें रिया को बिना किसी अदालत फैसले के हत्यारिन, चुड़ैल और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था। एक चैनल के एंकर ने खुले तौर पर कहा कि रिया ड्रग माफिया की दलाल है, पेडलर है। एक और चैनल ने रिया के घर के बाहर ही कैमरा लगा दिया, हर मूवमेंट पर नजर। सुशांत की मौत के बाद से अगले 6 महीने तक ये देश का सबसे बड़ा टेलीविजन शो था। हर रात अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती थी, जिसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कवरेज पर सवाल उठाए। कई सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये एक तमाशा है। लेकिन इस तमाशे को कोई रोकने वाला नहीं था। टीआरपी आ रही थी तो फिर कवरेज कौन ही रोकता। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने जेल से बाहर आने के बाद कुछ इंटरव्यूज दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ उनका रिश्ता प्यार का था, इस्तेमाल का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि सुशांत के लिए डॉक्टर ढूंढना, उनकी दवाइयों को समझना, ये सब उन्होंने किया था। लेकिन जब तक रिया का पक्ष आया, देश में एक बड़ा तबका उनके खिलाफ अपनी राय बना चुका था।
सोशल मीडिया पर उनके नाम पर ट्रेंड्स चलाए जा चुके थे और उनके घर के बाहर धमकियां दी जा चुकी थी। उनके परिवार को भी परेशान किया गया। ये किसी एक इंसान के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक अन्याय है जो उस दौर में किया गया। लेकिन जो लोग ये सब कर रहे थे वो खुद को सुशांत का फैन बता रहे थे। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस को एक नई धार दी। एक्ट्रेस कंगना रनौत उस समय सबसे बड़ी आवाज थी। उन्होंने कहा सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड के पावरफुल लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने करण जौहर का नाम लिया, महेश भट्ट का नाम लिया और आरोप लगाया कि बॉलीवुड के भीतर खाने एक माफिया है जो बाहरी लोगों को कामयाब नहीं होने देता। अब करण जौहर ने एक वीडियो बनाकर जवाब दिया और कहा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये सारे बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट चुके थे। एक तरफ वो थे जो कह रहे थे कि सुशांत की मौत के पीछे बॉलीवुड के डिस्क्रिमिनेशन का हाथ है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये एक मेंटल हेल्थ का मामला है जिसे पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है। अब लेकिन इस बहस में एक जरूरी बात दब गई, वो ये कि अब सुशांत को मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज थे उसके लिए वो तो डॉक्टर के पास जा रहे थे, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, वो लोग उस वक्त कहाँ थे, वो उनके साथ क्या कर रहे थे। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जो अमेरिका में रहती हैं, वो इस पूरे दौर में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा। वो इस पूरे दौर में सोशल मीडिया पर लिखती रही। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कई बार रिया चक्रवर्ती को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उनके पोस्ट का लहजा यही था कि सुशांत की मौत में कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। दूसरी बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह ने भी कभी कभी बयान दिए। परिवार का दर्द समझ में आता था। एक बेटे को, एक भाई को इस तरह खोना किसी के लिए भी असहनीय होता है, और जब आप दर्द में हो तो इंसान कोई ना कोई वजह ढूंढता है। परिवार वो वजह ढूंढ रहा था और मीडिया और सोशल मीडिया उस वजह को बड़ा करने में लगे थे। लेकिन सच क्या था, ये सवाल अभी तक खुला था। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई। उनकी मौत के 40 दिन बाद ये फिल्म फ्री में अवेलेबल थी और रिलीज के 24 घंटों के भीतर करीब 9.5 करोड़ लोगों ने इसे देख लिया। ये उस प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। फिल्म में सुशांत का चेहरा, उनकी हंसी, उनकी आवाज, सब कुछ था और देश उन्हें इस तरह देखकर रो रहा था। फिल्म की शुरुआत में एक लाइन है जो बाद में बहुत मशहूर हुई, ये मेरी कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जी रहा है। सुशांत ने इस फिल्म में अपने रोल को पूरे दिल से निभाया था। कैंसर पेशेंट की भूमिका, जो जानता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है लेकिन जीना चाहता है। और आज भी इस फिल्म को देखते वक्त कुछ और ही महसूस होता है। और अब सीबीआई जांच की अगर बात करें तो ये जांच 2020 में शुरू हुई और आज 2026 में भी जारी है। सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की है। सूत्रों के हवाले से कभी कभी खबरें आती हैं कि जांच लगभग पूरी हो गई है, लेकिन कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। इस बीच एनसीबी ने रिया और शौविक के खिलाफ चालान दाखिल किया। कोर्ट में केस चल रहा है। ईडी की जांच में यह पाया गया कि रिया पर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप कमजोर थे और ईडी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच बिहार पुलिस ने अपनी जांच को अलग तरीके से जारी रखा और 2020 में ही एक रिपोर्ट बनाई जो राज्य सरकार को सौंपी गई, लेकिन उस रिपोर्ट के निष्कर्ष को भी कभी पब्लिक नहीं किया गया। कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कई सालों तक जांच, पर अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं। इस पूरे केस में एक बात जो अक्सर दब जाती है वो है सुशांत सिंह राजपूत की असली विरासत। वो एक ऐसे इंसान थे जो पटना से मुंबई आए बिना किसी गॉडफादर के और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के। उन्होंने टीवी में काम किया और फिर बड़े पर्दे पर आए, लेकिन ऐसी भूमिकाएं की जो शायद उनसे पहले कोई और नहीं कर सकता था। धोनी को पर्दे पर उतारना हो, अब या चंबल के डाकू को जीवंत करना, या फिर एक कैंसर पेशेंट की उम्मीद को पकड़ना। वो इंसान जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी और टेलीस्कोप से आसमान देखा, इसरो के साइंटिस्ट से मिला और उनके फोन में सैकड़ों किताबों की लिस्ट जो वो पढ़ना चाहते थे। वो लोनावला में एक फार्म हाउस बनाना चाहते थे और वहां किसानों के साथ काम करना चाहते थे। वो खुद अपने दम पर एक रॉकेट बनाना चाहते थे। ये सपने किसी पागल के नहीं थे, ये उस इंसान के सपने थे जो दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। अब सुशांत की मौत ने देश में मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन की एक नई शुरुआत की। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इस बीच हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल्स बढ़े
और डॉक्टर्स ने कहा कि सुशांत की मौत के बाद उनके पास कई सारे मरीजों की संख्या बढ़ी। सुशांत के नाम पर एक और बहस शुरू हुई, नेपोटिज्म की, इसके साथ ड्रग्स की और मर्डर कॉन्स्पिरेसी की। सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और इसलिए मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है। ये बात उनके उस यकीन की गवाही देता है जो उनके भीतर था। वो पटना से मुंबई तक के सफर को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें किसी की मेहरबानी चाहिए, लेकिन जिंदगी ने जो मोड़ दिए, जो अकेलापन दिया, जो नाकामियां दी, वो उनके उस यकीन को धीरे धीरे खाती रही। और फिर 14 जून 2020 की सुबह जब दरवाजा खुला तो वो सुशांत नहीं मिला जिसे देश जानता था। वो मिला तो बस एक सवाल था जो आज तक अपना जवाब ढूंढ रहा है। आप सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मौत को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके लिए इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास और फरहान हैदर। साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट।